Hello students, this is Professor Ekta Shah from JK Shah classes. अभी आज से हम लोग एक ESG का रिवीजन सीरीज़ जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं। अभी यहाँ पर ये जो रिवीजन सीरीज़ है यहाँ पर हम लोग ट्राई करेंगे कि हम लोग ऐसे चैप्टर्स का कवरेज करें जो तुमको मैक्सिमम मार्क्स एक तो एग्ज़ाम में दे सकता है, और ऐसे टॉपिक्स जो क्या हो सकते हैं जो शॉर्ट तुम्हारे एग्ज़ाम में उसके बिना तुम्हारा क्वेश्चन पेपर बन ही नहीं सकता। 100% तुमको तुम्हारे एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे। ओके, यहाँ पर आज वी आर स्टार्टिंग विथ चैप्टर नंबर 5 जो किसके बारे में बात कर रहा है, जो बात कर रहा है बोर्ड कमिटीज़ के बारे में। ओके, ये बोर्ड कमिटीज़ का जो चैप्टर है इसका मिनिमम टू मिनिमम वेटेज अगर मैं बोलूँ तो दैट इज़ 5 मार्क का वेटेज है। प्लस यहाँ पर तुमको पैटर्न कौन सा आएगा, तो पैटर्न विल बी केस स्टडी। 100% अगर ये चैप्टर से क्वेश्चन बनता है, अगर नहीं ये चैप्टर से 100% एक क्वेश्चन बनेगा, 1 से 2 क्वेश्चंस बन सकते हैं। अगर मैं जून का अटेम्प्ट देखूँ तो जून के अटेम्प्ट में दिस वॉज फॉर 10 मार्क्स, 5-5 मार्क के 2 क्वेश्चंस उन्होंने पूछे थे इकलौते ये चैप्टर से। और ओवरऑल अगर मैं वेटेज की बात करूँ तो ओवरऑल वेटेज इज ऑलमोस्ट 5 मार्क्स का कुछ वेटेज है। 100% क्वेश्चन जो बनेगा वो क्या बनेगा, 100% क्वेश्चन जो है वो हमेशा केस स्टडी क्वेश्चन ही बनेगा ये पर्टिकुलर चैप्टर से। ओके, सो यस वी आर स्टार्टिंग विथ चैप्टर नंबर 5। वन ऑफ द सिंपलेस्ट चैप्टर जो है वो है चैप्टर नंबर 5। और यहाँ से अगर ये कोई क्वेश्चन बनता है तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, एकदम मार्क्स जो है वो तुम आराम से 5 में से 4 मार्क्स तक ये वाले टॉपिक से लेकर आ सकते हो। ओके, अभी यहाँ पर मैंने क्या किया है, मैंने कुछ पॉइंट्स को हाईलाइट करके दिया है, हाईलाइट करके रखा है तुम्हारे कन्वीनियंट के लिए। सबसे पहले तो लेट अस अंडरस्टैंड कि ये चैप्टर में हमको ओवरऑल पढ़ना क्या है। अभी जब हमने रेगुलर क्लास में पढ़ा था तो हम लोग ने ऑलमोस्ट इसको 6.5 to 7 आवर्स में कुछ ख़त्म किया था। ऑब्वियसली हम यहाँ पर अभी रिवीजन कर रहे हैं तो वील ट्राई कि हम लोग 35 ट्राई करेंगे कि 35 to 45 मिनट्स में हम इसका रिवीजन कर सकें। ऑल्सो जो JKSE के स्टूडेंट्स हैं हमने इसका आंसर प्रैक्टिस किया है, लास्ट में मैं तुमको आंसर प्रैक्टिस करवाऊंगी। दिस इज़ फॉर नॉन JKSE स्टूडेंट, जो नॉन JKSE स्टूडेंट्स है और या तो जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने क्या किया है, सेल्फ स्टडी किया है, तो मैं तुमको बताऊंगी भी कि तुमको ये चैप्टर के रिलेटेड कैसा क्वेश्चन आ सकता है, तुमको कौन से पॉइंट्स पर क्या करना है, फोकस करना है। ओके, अभी यहाँ पर ये जो बोर्ड कमिटीज़ है यहाँ पर अपने को 5 कमिटीज़ के बारे में पढ़ना है। उसमें से पहला कमिटी इज़ ऑडिट कमिटी, सेकेंड वाला कमिटी इज़ NRC, थर्ड वाला कमिटी इज़ स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमिटी, फोर्थ वाला कमिटी इज़ रिस्क मैनेजमेंट कमिटी, एंड फिफ्थ वाला कमिटी जो है वो क्या है, वो CSR का कमिटी है। ओके, अभी फ़िलहाल के लिए अभी जो ये टेक्स्ट बुक से हम पढ़ रहे हैं दैट इज़ अ JK शाह का टेक्स्ट बुक। अभी फॉर दोज जो JKSE के स्टूडेंट्स नहीं हैं, आप लोग मॉड्यूल भी लेकर बैठ सकते हो। सारे जो पॉइंट्स है वो मॉड्यूल के पॉइंट्स भी कवर हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि ये बुक में कंटेंट इज़ टोटली डिफरेंट एंड तुम्हारे मॉड्यूल का कंटेंट इज़ टोटली डिफरेंट। बट ये जो अभी आज हम चैप्टर नंबर 5 तक जो पढ़ेंगे दैट इज़ ये 4 कमिटीज़ हम लोग चैप्टर नंबर 5 में पढ़ेंगे। ये जो CSR वाला कमिटी है ना, ये CSR वाला कमिटी हम इन डिटेल और CSR के बारे में कहाँ पर पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 14 में भी पढ़ेंगे। तो मैं जब भी चैप्टर नंबर 14 का रिकॉर्डिंग करूँगी रिविज़न का, तभी ये ऑटोमेटिकली तुम्हारा वहाँ पर कवर हो जाएगा। ठीक है, ओके, यहाँ पर सबसे पहला टॉपिक क्या है कि कमिटी का इम्पोर्टेंस क्या है, कमिटी हैव एन इम्पोर्टेंट रोल। सबसे पहले क्या बोला है, बोर्ड इन द अचीवमेंट ऑफ स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कंपनी। अगर बोर्ड के पैनल में या बोर्ड में या कंपनी में
कमिटीज़ है तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो क्या अपने जो अचीवमेंट्स विद रिलेटेड टू स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स है वो इजीली अचीव कर सकते हैं। एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट को एक्शंस के लिए पता चल जाएगा। उसके बाद वैल्यूज़ ऑफ द इनपुट फ्रॉम नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, हम लोग मैक्सिमम टू मैक्सिमम ट्राई करेंगे कि जो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स है उनका इनपुट हम ज़्यादा ले, उनके एडवाइजेस हम ज़्यादा सुने। उसके बाद हमको क्या करना है, सपोर्ट द बोर्ड इन फुलफिलिंग इट्स रोल। अगर ऑडिट कमिटी कोई चीज़ को एकदम इन डिटेल व्यू कर रही है तो ऑटोमेटिकली बोर्ड को एक सपोर्ट मिल जाएगा, प्लस एक बोर्ड को कॉन्फिडेंस भी रहेगा कि हाँ ऑडिट कमिटी ने ऑलरेडी उसको रिव्यू करके रखा है, मतलब कुछ प्रॉब्लम नहीं है, उन्होंने पूरे ध्यान से अच्छे से देखा ही है। तो बोर्ड को भी एक सपोर्ट हो जाएगा टू फुलफिलिंग इट्स रोल एज इन अगर उनको कोई डिसीजन वगैरह पास करना है और वो अगर पहले कोई कमिटी ने देख लिया है तो वो लोग भी इजीली पास ऑन कर सकते हैं। फिफ्थ वाला पॉइंट इज इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। सिक्स्थ वाला पॉइंट इज इवैल्यूएटेड एनालाइज टू ड्राइव एट अ लॉजिकल कंक्लूजन। ऑफ कोर्स है कोई भी चीज़ का एक लॉजिकल कंक्लूजन जो है वो होना चाहिए। तो अगर कोई कमिटी उसको रिव्यू कर रही है और बाद में वो बोर्ड के पैनल के पास जा रहा है तो वो एक लॉजिकल कंक्लूजन पे जाएगा। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है, क्या बोल रहे हैं, ऑडिट कमिटी गो थ्रू माइनर डिटेल्स of internal audit report which is not possible and given suitable recommendations, this is not possible for entire board to consider। मतलब अगर फॉर एग्जाम्पल बोर्ड में पैनल में 9 लोग हैं तो ऑफ कोर्स जो 9 लोग हैं वो इन डिटेल पूरा सब कुछ नहीं पढ़ सकते, हर एक माइनर डिटेल को नहीं गो थ्रू कर सकते, बट क्या ऑडिट कमेटी के 3-4 जन बैठकर उसको पूरा गो थ्रू कर सकते हैं? क्या वो अपना रिकमेंडेशंस दे सकते हैं? एब्सोल्युटली यस। यहाँ पर फिर बाद में बोर्ड फ्रॉम पोटेंशियल अनड्यू इन्फ्लुएंस, यहाँ पर कमिटी प्रिपेयर अ ग्राउंड वर्क फॉर डिसीजन मेकिंग, मतलब वो एक बेस बना लेंगे। enable better management of board's time and allow in-depth scrutiny of proposals। उसके बाद establishing committee in a is a one way of managing the work। तुम्हारा एक काम जो है वो अच्छी तरीके से मैनेज हो जाएगा। अगेन एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से ये क्वेश्चन नहीं आ सकता बट तुम्हारे मॉड्यूल में इसीलिए हमने किया है। दिस इज़ अ रीड टॉपिक, यहाँ पर ये तुम इजीली रीड कर सकते हो। ओके यहाँ पर क्या बोला है, सिलेक्शन ऑफ ऑडिट कमिटी मेंबर में कि तुम कौन से कमिटी के मेंबर को सिलेक्ट करोगे। क्या तुम कोई भी लेमैन पर्सन को सिलेक्ट कर सकते हो क्या एज एन कमिटी मेंबर? एब्सोल्युटली नो। तुम किसको सिलेक्ट करोगे? ऐसे पर्सन को जो क्या हो, एक्सपर्ट हो, जिसके पास पर्टिकुलर रिलेवेंट क्या बोलते हैं रिलेवेंट एक्सपीरियंस हो। तुम वो पर्सन को क्या करोगे, सिलेक्ट जो है वो करोगे। ये वाले पैराग्राफ में उसके पास वो पर्टिकुलर स्किल है, उसके पास वो पर्टिकुलर नॉलेज है, तो वो पर्सन को तुम क्या करोगे, सिलेक्ट जो है वो करोगे। ओके अभी नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट पॉइंट किसके बारे में बात कर रहा है, कंपनीज एक्ट 2013 जो है वो क्या बोल रहा है, कमिटी में इलेक्ट अ चेयरपर्सन ऑफ इट्स मीटिंग। अभी अगर वो जो चेयरपर्सन जो है वो इलेक्टेड नहीं है, या तो वो पर्टिकुलर चेयरपर्सन क्या है, इलेक्टेड है बट वो क्या है, प्रेजेंट नहीं है विद इन 5 मिनट्स, तो कमिटी चाहे तो जितने लोग प्रेजेंट है उसमें से किसी एक मेंबर को वो सिलेक्ट क्या कर सकती है, चूज वन ऑफ देयर मेंबर टू बी चेयरपर्सन ऑफ द मीटिंग। अगर वो पर्सन इलेक्टेड नहीं है तो जो लोग प्रेजेंट है उसमें से एक को सिलेक्ट कर लो। अगर सिलेक्टेड है बट वो आया नहीं है और 5 मिनट से ज़्यादा हो चुके हैं तो जो लोग बैठे हैं उसमें से किसी एक को तुम सिलेक्ट कर सकते हो। अभी यहाँ पर वापस से यही बोला है कि कंपनीज एक्ट में कितनी कमिटीज़ है और सेबी एलओडीआर में कितनी कमिटीज़ है, मैंने चैप्टर के स्टार्ट में ही तुमको बता दिया कि हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ओके यहाँ पर ऑडिट कमेटी, यहाँ पर क्या हुआ है, सबसे पहले तो सेक्शन क्या है, सेक्शन 177 सब सेक्शन 1 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। अभी ये लिमिट किसके बारे में बात कर रहा है, सारी लिस्टेड पब्लिक कंपनीज के ऊपर ऑडिट कमेटी जो है वो क्या है, मैंडेटरी है।
उसके बाद अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल क्या है 10 करोड़ से ज़्यादा है, जिसका टर्नओवर 100 करोड़ से ज़्यादा है, या अग्रीगेट आउटस्टैंडिंग लोन डिबेंचर डिपॉजिट्स क्या है एक्सीडिंग 50 करोड़ रुपीज़ है। एक इम्पॉर्टेंट बात तुमको ध्यान में देना है, दैट इज एक्सीडिंग 50 करोड़ रुपीज़, मतलब तुम 50 करोड़ को काउंट नहीं करोगे, तुम 51 करोड़ से अपनी काउंटिंग को क्या करोगे स्टार्ट। ओके ये क्या है, दिस इज़ नथिंग बट एन लिमिट। ओके बट एक हमने पॉइंट डिस्कशन किया था जो तुम्हारे मॉड्यूल में भी नहीं है बट वो पर्टिकुलर डायरेक्ट में है इसीलिए, और वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ कि ये जो लिमिट है जैसे कि पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़, टर्नओवर 100 करोड़, अग्रीगेट सो एंड सो एक्सीडिंग 50 करोड़, ये तुम कब का देखोगे, ये तुम देखोगे 31 मार्च का। ओके यहाँ पर मैं तुमको एक एग्जाम्पल के लिए दे देती हूँ कि फॉर एग्जाम्पल फरवरी में तुम्हारा आउटस्टैंडिंग लोन जो है वो 65 करोड़ था, बट जब मार्च आया, मार्च 31 आया, तब तुम्हारा आउटस्टैंडिंग जो लोन था ये क्या हो गया था, ये 40 करोड़ हो चुका था। तो तुमको ऑडिट कमेटी जो है वो कॉन्स्टिट्यूट करने का ज़रूरत नहीं है, बिकॉज अपने को ये कब का देखना है, अपने को ये देखना है मार्च 31 का। ओके आई होप ये तुमको क्लियर है, ये हमने रेगुलर लेक्चर में भी किया था, वापस मैंने तुमको ये एग्जाम्पल दे दिया। अगेन यू कैन मार्क दिस प्रोविज़न एज एन इम्पॉर्टेंट, केस स्टडी जो है वो आ सकता है। अभी यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स मतलब कितने डायरेक्टर्स तुम्हारे ऑडिट कमेटी के कंपोजिशन में होने चाहिए। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, मिनिमम 3 डायरेक्टर्स, उसमें से इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का क्या होना चाहिए, मेजॉरिटी होना चाहिए, और क्या बोल रहे हैं, मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स, उसमें चेयरपर्सन को भी तुमको इंक्लूड करना है, और वो पर्सन के पास क्या होना चाहिए, एबिलिटी टू रीड एंड अंडरस्टैंड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स के पास एबिलिटी होना चाहिए, किसका एबिलिटी, टू रीड एंड अंडरस्टैंड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, वो लोग रीड कर सके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को। ओके ओके उसके बाद फंक्शंस ऑफ ऑडिट कमेटी क्या है, तो रेकमेंड करना क्या, अपॉइंटमेंट, रेम्यूनरेशन, टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट, ऑडिटर ऑफ द कंपनी। अभी यहाँ पर अगर तुमको याद आएगा तो मैंने तुमको क्या बोला था कि हमारे कंपनी में जो अपॉइंटमेंट या रेम्यूनरेशन या टर्म ऑफ ऑडिटर जो है वो कौन डिसाइड करता था, C&AG जो है वो डिसाइड करता था, C&AG डिसाइड करता था। क्यों, बिकॉज वी वेयर अ क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के रूल्स में लिखा है कि कौन ये करेगा, अपॉइंट करेगा, तो जो C&AG वाले हैं वो अपॉइंट करेंगे। दिस वॉज द फर्स्ट पॉइंट। उसके बाद सेकेंड पॉइंट क्या है, रिव्यू मॉनिटर, क्या ऑडिटर का इंडिपेंडेंस। उसके बाद एग्जामिनेशन ऑफ क्या करना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड ऑडिटर्स रिपोर्ट। उसके बाद फोर्थ पॉइंट क्या बात कर रहा है, अप्रूवल और एनी सब्सिक्वेंट मॉडिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शंस ऑफ द कंपनी विथ किसके रिलेटेड, रिलेटेड पार्टी के रिलेटेड। ओके अभी यहाँ पर क्या बोल रहे हैं ये प्रोविजन में, प्रोवाइडेड दैट ऑडिट कमिटी में टेक ओमनिबस अप्रूवल। ओमनिबस अप्रूवल इज नथिंग बट one time approval for a related party transaction proposed to be entered into by the company subject to such conditions as may be prescribed। हमने चैप्टर नंबर 3 में ये पढ़ा है कि ऑमनिबस अप्रूवल अगर आरपीटी के ट्रांजैक्शन के लिए चाहिए तो तुम कर सकते हो, बट उसका एक लिमिट वगैरह है। आई होप तुमको याद है, या अगर नहीं याद है तो हम जब रिवीजन करेंगे तब तुमको याद आ जाएगा। यहाँ पर क्या बोला है, प्रोवाइडेड फर्दर दैट इन केस ऑफ ट्रांजैक्शन other than transaction referred to section 188, other than RPTK transactions, and where audit committee does not approve the transaction, it shall make recommendations to the board। अभी यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, इंटर कॉर्पोरेट लोन, इफ यू रिमेंबर सेक्शन 186 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013,
यहाँ पर क्या था, 60% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम और 100% ऑफ 100% ऑफ फ्री रिजर्व्स और सिक्योरिटी प्रीमियम विच एवर इज हायर वॉज द लिमिट ऑफ सेक्शन 186। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, वैल्यूएशन ऑफ अंडरटेकिंग और असेट्स ऑफ द कंपनी वेर एवर इट इज़ नेसेसरी। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल या रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, मॉनिटरिंग द एंड यूज ऑफ फंड रेज थ्रू पब्लिक ऑफर एंड रिलेटेड मैटर। इफ़ यू रिमेंबर, यहाँ पर ये कब पॉइंट ये रहता है जब तुम्हारा पब्लिक ऑफर है, मतलब दैट इज़ नथिंग बट एन आईपीओ के थ्रू अगर तुमने तुम्हारा फंड रेज किया है। तो यहाँ पर अभी मॉनिटरिंग एजेंसी कब अप्लाई होती है, जब तुम्हारा आईपीओ का प्रोसीड्स जो है दैट इज़ नथिंग बट एन 100 करोड़ से ज़्यादा। तो आईसीडीआर में बोला है कि तुमको किसको, मॉनिटरिंग एजेंसी को अपॉइंट करना है। और ये मॉनिटरिंग एजेंसी कौन रहेगा, तो 100% ये मॉनिटरिंग एजेंसी कौन होना चाहिए, CRA दैट इज़ नथिंग बट एन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ही मॉनिटरिंग एजेंसी होना चाहिए। इफ़ यू रिमेंबर, हमने एक्मे फिनट्रेड का पूरे के पूरा जो RHP है वो देखा था और वहाँ पर हमने ये भी देखा था कि वो लोग एक्ट कर रहे थे, एक्विटी रेटिंग्स जो है वाज एक्टिंग एज एन मॉनिटरिंग एजेंसी। ओके, अभी यहाँ पर ये इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इज़ ओके। यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट इज़ इन्वेस्टिगेशन। ऑडिट कमिटी जो है शैल हैव एन अथॉरिटी टू इन्वेस्टिगेट इनटू any matter in relation to items specified in subsection 4 or referred to it by the board, and for this purpose shall have a power to obtain professional advice। मतलब क्या ऑडिट कमिटी चाहे तो कभी इन्वेस्टिगेट कर सकती है? द आंसर इज एब्सोल्युटली यस। अगर वो चाहे तो किसी प्रोफेशनल पर्सन का भी एडवाइस ले सकती है फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स एंड have a full access to information contained in the records of the company। अगर उनको कोई इंफॉर्मेशन जो है वो चाहिए, कोई रिकॉर्ड्स उनको चाहिए कंपनी के पास से, तो ऑडिट कमिटी के पास क्या फुल एक्सेस, फुल राइट है कि वो चाहे तो वो रिकॉर्ड्स को देख सकते हैं। ओके, अगेन दिस पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ऑडिटर एंड KMP जो भी है वो हैव अ राइट टू बी हर्ड। वो चाहे तो वो सुन सकते हैं बट हैव अ नो राइट टू वोट। उनके पास वोट करने का कोई अधिकार नहीं है। यहाँ पर क्या बोला है, ऑडिटर ऑफ द कंपनी एंड द KMP शैल हैव अ राइट टू बी हर्ड इन द मीटिंग ऑफ ऑडिट कमिटी। कब? when it is considered the auditor's report, but shall not have the right to vote। जब भी ऑडिटर्स का रिपोर्ट जब कुछ चल रहा है तो जो कंपनी के ऑडिटर है, जो कंपनी के KMPs है, वो चाहे तो वो सुन सकते हैं बट वो लोग के पास वोट करने का कोई भी अधिकार, कोई भी राइट जो है वो नहीं है। ओके ओके, यहाँ पर डिस्क्लोजर ऑफ कंपोजिशन ऑफ ऑडिट कमिटी इन बोर्ड रिपोर्ट। ओके, अभी यहाँ पर तुम्हारा अगर तुमने ऑडिट कमिटी कंस्टिट्यूट किया है तो उसका जो कंपोजिशन है, मतलब उसमें जो लोग हैं, उसका जो डिस्क्लोजर है वो तुमको कहाँ पर करना पड़ेगा, बोर्ड रिपोर्ट में करना पड़ेगा। इफ़ यू रिमेंबर, हमने टाटा मोटर्स का रिपोर्ट देखा था। The board report shall disclose the composition of an audit committee, and where the board has not accepted any recommendations of the audit committee, the same shall be disclosed in the report along with the reasons therefore। अभी यहाँ पर क्या बोल रहा है, ऑडिट कमिटी ने तुमको कोई रिकमेंडेशन दिया है और तुमने एज एन बोर्ड वो पर्टिकुलर रिकमेंडेशन को क्या नहीं किया है, वो पर्टिकुलर रिकमेंडेशन को तुमने एक्सेप्ट नहीं किया है। तो वाई यू हैव नॉट एक्सेप्टेड दैट पर्टिकुलर रिकमेंडेशन, यू हैव टू प्रोवाइड द रीजंस फॉर दैट नॉन एक्सेप्टेंस। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ से केस स्टडी बन सकता है। ओके ओके, अभी यहाँ पर
अभी इतने तक जो पॉइंटर्स थे ना वो वे कंपनीज एक्ट 2013 के बारे में, जो 177 जो है वो बात करता है उसके बारे में। अभी के जो प्रोविजन स्टार्ट हो रहे हैं वो किसके बारे में है? सेबी एलओडीआर, सेबी एलओडीआर रेगुलेशन 2015 के बारे में बात कर रहे हैं। ये लोग क्या बोल रहे हैं? कंस्टिट्यूशन ऑफ ऑडिट कमिटी। अभी यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? जो भी लिस्टेड एंटिटी है उसको क्या करना है? कंस्टिट्यूट अ क्वालिफाइड एंड इंडिपेंडेंट ऑडिट कमिटी इन अकॉर्डेंस विद द टर्म ऑफ रेफरेंस सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग। यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है कि ऑडिट कमिटी में मिनिमम 3 डायरेक्टर्स क्या होने चाहिए? मेंबर होने चाहिए। उसके बाद क्या बोल रहे हैं? एटलीस्ट जो 2/3 ऑफ मेंबर्स ऑडिट कमेटी के हैं वो क्या होने चाहिए? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए। और ऐसी लिस्टेड एंटिटी जिसका क्या है? आउटस्टैंडिंग एसआर इक्विटी शेयर्स है, उसके ऑडिट कमेटी में क्या पूरे के पूरा ऑडिट कमेटी किसका होना चाहिए? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का होना चाहिए। अगर एसआर इक्विटी आउटस्टैंडिंग एसआर इक्विटी शेयर्स है तो। अभी थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है? All the members of audit committee shall be financially literate and at least one member shall have accounting or related finance management expertise। सारे जो भी लोग हैं ऑडिट कमेटी के सारे मेंबर्स क्या होने चाहिए? फाइनेंशियली लिटरेट होने चाहिए और उसमें से एक पर्सन का क्या होना चाहिए? शैल हैव अकाउंटिंग और रिलेटेड फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक्सपर्टीज उसका होना चाहिए। उसके बाद डी वाला पॉइंट क्या बोल रहा है? द चेयरपर्सन ऑफ द ऑडिट कमिटी शैल बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एंड ही और शी शैल बी प्रेजेंट फॉर एन एनुअल जनरल मीटिंग। क्यों एनुअल जनरल मीटिंग में चेयरपर्सन को प्रेजेंट रहना है? बिकॉज टू आंसर द क्वेरीज ऑफ शेयर होल्डर। शेयर होल्डर की क्वेरी को आंसर करने के लिए ऑडिट कमेटी का चेयरपर्सन को मौजूद होना ज़रूरी है, प्रेजेंट होना ज़रूरी है। बाद में ई पॉइंट किसके बारे में बात कर रहा है? कि जो कंपनी का कंपनी सेक्रेटरी है वो ही ऑडिट कमेटी का भी कंपनी सेक्रेटरी को क्या करेगा? एक्ट करेगा। एफ वाला पॉइंट तुम इम्पोर्टेंट मार्क कर सकते हो। यहाँ पर क्या बोला है कि अगर ऑडिट कमेटी चाहे तो एट इट्स डिस्क्रिशन शैल इनवाइट द फाइनेंस डायरेक्टर या हेड ऑफ फाइनेंस फंक्शन या तो फिर हेड ऑफ इंटरनल ऑडिट एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिटर या तो एनी सच एग्जीक्यूटिव टू बी प्रेजेंट एट द मीटिंग ऑफ द कमिटी। अगर ये चाहे ऑडिट कमिटी, चाहे ऑडिट कमिटी के डायरेक्टर्स मेंबर्स चाहे तो वो लोग ये पर्सन्स को बुला सकते हैं। उसके बाद क्या बोल रहे हैं? प्रोवाइडेड दैट ओकेजनली, कभी कभार, द ऑडिट कमेटी मे मीट विदाउट द प्रेजेंस ऑफ एनी एग्जीक्यूटिव्स ऑफ द लिस्टेड एंटिटी। कभी अगर वो लोग चाहे ओकेजनली तो वो लोग ये लोग के बिना भी मिल सकते हैं। अगेन यू कैन मार्क दिस पॉइंट एज एन इम्पोर्टेंट। उसके बाद यहाँ पर क्या बोला है? मीटिंग ऑफ ऑडिट कमेटी। अभी ऑडिट कमेटी का जो भी मीटिंग है शैल मीट एटलीस्ट 4 times in a year and not less than 120 days shall lapse between 2 meetings। I could say ये तो बहुत ज़्यादा जनरल पॉइंट है, ये तो हमने कंपनीज एक्ट में भी यही पढ़ा है। उसके बाद कोरम, कोरम मतलब मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स या मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स टू बी प्रेजेंट इन द मीटिंग। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि कोरम ऑडिट कमेटी का क्या होगा? या तो वो 2 मेंबर्स होंगे या तो 1/3 ऑफ मेंबर्स होंगे किसके? ऑडिट कमेटी के, विच एवर इज ग्रेटर, विथ एटलीस्ट 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। यहाँ पर मार्क करना इम्पोर्टेंट। ओके अभी यहाँ पर अगर अभी यहाँ पर क्या बोला है? ऑडिट कमेटी शैल हैव अ पावर टू इन्वेस्टिगेट any activities within its term of reference, seek information from any employee obtained outside legal or any professional advice to secure attendance of outsider with the relevant expertise if it is considered necessary। मतलब अगर ऑडिट कमेटी चाहे तो उसके पास इन्वेस्टिगेशन का राइट है, ये हमने अभी ऊपर पढ़ा। अगर वो चाहे तो उसके पास ये भी राइट है
कि वो कोई भी पर्टिकुलर एम्प्लॉय के पास जाकर क्या ले सकता है, इंफॉर्मेशन वगैरह ले सकता है। अभी अगर तुम देखोगे ना तो यहाँ पर रोल ऑफ ऑडिट कमेटी का बात किया है। अभी ये जो रोल ऑफ ऑडिट कमेटी है यहाँ पर मोर और लेस कुछ 22 के आसपास के कुछ पॉइंटर्स हैं। ओके, अभी यहाँ पर हम ऐसे पॉइंटर्स को मार्क करेंगे जो हम ऑलरेडी क्या पढ़ के आ चुके हैं। ओके, ऑफ कोर्स तुम एग्ज़ाम में अगर रोल आएगा तो तुम पूरा तो नहीं ही लिखने वाले हो। वी विल मार्क दैट 5 to 7 पॉइंट, जो तुम अगर 5 मार्क का क्वेश्चन आता है तो तुम बहुत इजीली लिख सकते हो। रोल ऑफ ऑडिट कमेटी, यहाँ पर क्या तुम ये पॉइंट नंबर 2 बहुत आराम से लिख सकते हो, रिकमेंडेशंस फॉर अपॉइंटमेंट या रेम्यूनरेशन एंड टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। ये तो अभी ऊपर हमने पढ़ के आए ना। उसके बाद 3rd पॉइंट क्या बोल रहे हैं, अप्रूवल ऑफ पेमेंट टू स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स फॉर एनी अदर सर्विस रेंडर्ड बाय द स्टैट्यूटरी ऑडिटर, ये भी हमने ऊपर पढ़ा। उसके बाद ऑडिट कमेटी का तो काम ही है ना रिव्यू करना, रिव्यू विद द मैनेजमेंट, क्या क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बिफोर सबमिशन टू बोर्ड्स अप्रूवल, बोर्ड अप्रूव करने से पहले। उसके बाद यहाँ पर ये अभी हम पढ़ के आए, रिव्यू एंड मॉनिटरिंग ऑडिटर्स का इंडिपेंडेंस, ये भी हमने ऊपर ही पढ़ा। यहाँ पर इंटर कॉर्पोरेट लोन, यहाँ पर ये मैंने तुमको बोला सेक्शन 186 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। ओके, यहाँ पर वापस इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल एंड रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम, ये भी पॉइंट तुम मार्क कर सकते हो। उसके बाद यू कैन ऑल्सो मार्क दिस 19 वाला पॉइंट, यहाँ पर क्या बोला है, अप्रूवल ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ किसका, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर का, सीएफओ का, आफ्टर असेसिंग द क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस एंड बैकग्राउंड एक्सेट्रा ऑफ द कैंडिडेट। ओके, अभी यहाँ पर अभी यहाँ पर ये पॉइंट तुम्हारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, ऑडिट कमिटी शैल मैंडेटरीली रिव्यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, उसमें से ये वाला एक जो पॉइंट था वो डिलीट हो चुका है, अभी उसका कोई इंपॉर्टेंस एग्जिस्टेंस नहीं है। यहाँ पर एक और बहुत पॉइंट क्या बोल रहा है, मैनेजमेंट लेटर या लेटर ऑफ इंटरनल कंट्रोल वीकनेसेस इशूड बाय स्टैट्यूटरी ऑडिटर, ये काम ऑडिट कमेटी का है मैंडेटरीली रिव्यू करने का। उसके बाद इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट रिलेटेड टू इंटरनल कंट्रोल वीकनेसेस, ये भी काम है ऑडिट कमेटी का रिव्यू करने का। उसके बाद अपॉइंटमेंट, रिमूवल, टर्म ऑफ रेम्यूनरेशन किसका, चीफ इंटरनल ऑडिटर का, सब्जेक्ट टू द रिव्यू बाय ऑडिट कमेटी, ये भी उनका काम है। उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ डिविएशन, ये क्या तुमको याद है हम लोग ने ये एंटनी ई वेस्ट का देखा था इन द ईयर 2022, उन लोग ने ये आईपीओ का सब किया था एंड तभी उन लोग ने इशू क्या किया था, स्टेटमेंट ऑफ डिविएशन। यहाँ पर क्वार्टरली स्टेटमेंट ऑफ डिविएशन इंक्लूडिंग अ मॉनिटरिंग एजेंसी रिपोर्ट सबमिटेड टू स्टॉक एक्सचेंज इन टर्म ऑफ सो एंड सो रेगुलेशन। उसके बाद एनुअल स्टेटमेंट ऑफ फंड यूटिलाइज फॉर द पर्पस अदर देन दो स्टेटेड इन द ऑफर डॉक्यूमेंट, मतलब ऐसा पर्पस जो तुमने तुम्हारे ऑफर डॉक्यूमेंट में या प्रोस्पेक्टस में या नोटिस इन द टर्म ऑफ दिस रेगुलेशन में मेंशन नहीं किया है। ओके, यहाँ पर हमारा ऑडिट कमेटी जो है वो क्या ख़त्म होता है। अभी ऑडिट कमेटी में अगर कोई इम्पॉर्टेंट है तो वो एक ये प्रोविज़न है, ये प्रोविज़न बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद अगर कोई प्रोविज़न इम्पॉर्टेंट है तो वो ये वाले प्रोविजंस इम्पॉर्टेंट है, ये 2 पॉइंट। उसके बाद ये एक पॉइंट इम्पॉर्टेंट है जो ऑलरेडी मैंने मार्क करके दिया है, ये दोनों पॉइंट भी इम्पॉर्टेंट है जो हमने मार्क किया है। एंड ये वाला लिमिट तो नो डाउट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, प्लस दिस पॉइंट। ओके, आई होप तुमको ऑडिट कमेटी जो है वो क्लियर रहेगा।
ये क्विक रिकैप है, इसीलिए मैं इन डिटेल सब कुछ एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। रेगुलर लेक्चर में ऑब्वियसली हमने ये चैप्टर को ख़त्म करने के लिए ऑलमोस्ट 6.5-7 घंटे लिए थे। ओके, अगेन अभी दूसरा कमेटी कौन सा है? नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमेटी। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमेटी कंसिस्ट ऑफ व्हाट? 3 और मोर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स आउट ऑफ विच नॉट लेस देन हाफ शैल बी आईडी। मतलब मोर देन हाफ लोग क्या होने चाहिए? मतलब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो है, एटलीस्ट हाफ ऑफ द, नॉट लेस देन हाफ शैल बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, मतलब एटलीस्ट हाफ तो लोग क्या चाहिए? आईडी चाहिए। ये अगेन डोंट यू फील ये वाला लिमिट अभी ही हम ऊपर पढ़ के आए? एवरी लिस्टेड पब्लिक कंपनी, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी में क्या था? पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़, टर्नओवर 100 करोड़, आउटस्टैंडिंग लोन्स, डिबेंचर्स, डिपॉजिट्स क्या है? एक्सीडिंग 50 करोड़। ये भी हमने अभी ही ऊपर पढ़ा। पूरे के पूरा लिमिट सेम है, सेम एज ऑडिट कमिटी। यहाँ पर ये पॉइंट तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है। ये पॉइंट किसके बारे में बात कर रहा है? जो चेयरपर्सन ऑफ द कंपनी है। अगेन एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट, कंपनी के चेयरपर्सन या कंपनी के चेयरमैन का ये लोग बात कर रहे हैं। भले ही वो चेयरमैन क्या है? एग्जीक्यूटिव है, या भले ही वो चेयरमैन क्या है? नॉन एग्जीक्यूटिव है। वो अपॉइंट हो सकता है एनआरसी में, बट कैसे वो अपॉइंट हो सकता है? एज अ मेंबर वो अपॉइंट हो सकता है, बट वो पर्टिकुलर चेयरपर्सन जो बोर्ड पैनल का चेयरपर्सन है, वो कमिटी का चेयरपर्सन बन नहीं सकता। प्लीज मार्क दिस पॉइंट एज एन इम्पॉर्टेंट, इट कैन बी आस्क्ड इन द एग्जाम एज एन केस स्टडी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ पर्सन टू बिकम अ डायरेक्टर। तुम कैसे पर्सन को आइडेंटिफाई करोगे? वैसे ही पर्सन को तुम चुनोगे एज एन डायरेक्टर जो जिसके पास पर्टिकुलर एक्सपर्टीज है, उसके पास पर्टिकुलर नॉलेज है। बट ऑफ कोर्स अगर उसके पास नॉलेज है, एक्सपर्टीज है, उसके पास वो स्किल है, तो ही हम उसको अपॉइंट करेंगे ना एज एन डायरेक्टर एट आवर पैनल। ओके, अभी दूसरा पॉइंट क्या बोल रहे हैं? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? वही वापस से क्वालिफिकेशंस, पॉसिबल पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स, इंडिपेंडेंस ऑफ डायरेक्टर एंड रेकमेंड टू बोर्ड अ पॉलिसी रिलेटेड टू रेम्यूनरेशन ऑफ डायरेक्टर, केएमपीज एंड अदर एम्प्लॉयज़। जनरली अदर एम्प्लॉयज़ का हम लोग रिकमेंडेशंस नहीं करते, मतलब जनरली कमिटी रेकमेंड नहीं करती है, बट अगर कमिटी चाहे तो कर भी सकती है। इफ़ यू रिमेंबर, मैंने यहाँ पर तुमको केएमपीज़ का हमारी कंपनी का बोला था कि अगर नॉन कंप्लायंस नहीं होता है कुछ भी तो 5% का हाइक मिलेगा इन द सैलरी, 5%, 7% एक्सेट्रा, वो सारे कंडीशंस थे अगर तुमको याद रहेंगे तो। ओके, अगेन ये वाला जो है रेम्यूनरेशन टू डायरेक्टर्स एंड केएमपी, इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ओके, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमिटी शैल वाइल फॉर्मुलेटिंग द पॉलिसी अंडर सबसेक्शन 3 एंश्योर्स दैट लेवल एंड कंपोजिशन ऑफ रेम्यूनरेशन क्या होना चाहिए? रीजनेबल एंड सफिशिएंट होना चाहिए। अभी फॉर एग्जांपल मेरी कंपनी में बोर्ड मीटिंग है, ऑफ कोर्स बोर्ड मीटिंग है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अटेंड करेंगे, तो अभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जब अपना मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, दे आर एलिजिबल टू गेट द सिटिंग फीस एज पर कंपनीज एक्ट। अभी मैं बोलूँ कि मैं सिटिंग फीस पर डायरेक्टर को 10,000 रुपये दूंगी, क्या 10,000 रुपये इज़ द रीजनेबल अमाउंट? क्या वो सफिशिएंट है? एब्सोल्युटली नो। तुम ऐसा कोई अमाउंट हो जो रीजनेबल हो, जो सफिशिएंट हो। क्या मैं पर डायरेक्टर को 1-1 करोड़ रुपए सैलरी दे सकती हूँ? नहीं, ये बहुत ज़्यादा ये हो जाएगा जो एज ए कंपनी हमको परवड़ेगा नहीं, एज ए कंपनी वो हमारे लिए रीजनेबल नहीं। ऑफ कोर्स डायरेक्टर्स को 1 करोड़ देंगे तो वो तो लेने ही वाले हैं। तो तुमको क्या करना है? तुमको एक रीजनेबल अमाउंट जैसे कि 1 लाख या जैसे कि 50,000, 70,000 इज द रीजनेबल अमाउंट? एब्सोल्युटली यस। क्या वो सफिशिएंट है? यस। टू अट्रैक्ट, रिटेन एंड मोटिवेट अ डायरेक्टर ऑन क्वालिटी रिक्वायर्ड टू रन द कंपनी सक्सेसफुली। अगर तुम उसको 10-12 हज़ार दोगे तो क्या उसका डिसीजन वो उतना अच्छे तरीके से तुमको देगा, या वो बोलेगा कि नहीं यार छोड़ जाने दे, अपने को तो पैसा भी नहीं मिल रहा है तो अपन क्यों इतना एफर्ट डाल के ये कंपनी के सक्सेस के पीछे काम करें।
उसके बाद नेक्स्ट वाला पॉइंट है रिलेशनशिप ऑफ रेम्यूनरेशन टू परफॉर्मेंस इज क्लियर एंड मीट अप्रोप्रिएट परफॉर्मेंस बेंचमार्क। पर अप्रोप्रिएट बेंचमार्क के साथ क्या होना चाहिए, मैच होना चाहिए एक। और दूसरा थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है, रेम्यूनरेशन ऑफ डायरेक्टर्स या उनके केएमपीज एंड सीनियर मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स, अभी यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, अ बैलेंस बिटवीन फिक्स्ड एंड इंसेंटिव पे रिफ्लेक्टिंग शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव अप्रोप्रिएट टू वर्किंग ऑफ द कंपनी। अभी यहाँ पर एंड इट्स गोल्स, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, अभी यहाँ पर हमने एग्जाम्पल दिया था कि वो जो पर्टिकुलर डायरेक्टर थे बोर्ड के पैनल में हमारे, अभी उन्होंने अगर ऑन एंड अबाउ 30 करोड़ कुछ भी काम किया, फॉर एग्जांपल उन्होंने 100 करोड़ का काम किया है, मतलब ऑन एंड अबाउ 30 करोड़ कितना है, 70 करोड़ है, तो उनको 70 करोड़ पे 2% का कमीशन मिलेगा। दैट इज़ नथिंग बट एन इंसेंटिव पे दैट रिफ्लेक्टिंग शॉर्ट एंड शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस। तो तुम वैसा कुछ भी प्लान कर सकते हो। अभी यहाँ पर क्या बोला है, प्रोवाइडेड दैट सच पॉलिसी शैल बी प्लेस्ड ऑन द वेबसाइट, तुम्हारे वेबसाइट पर वो पॉलिसी होनी चाहिए। एंड द सेलेंट फीचर्स, मतलब सेलेंट फीचर्स मतलब जो की इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है ऑफ द पॉलिसी एंड चेंज देयरिन if any along with the web address of policy shall be disclosed in the board report। तुमको तुम्हारे बोर्ड रिपोर्ट में भी वो सेलेंट फीचर्स ऑफ द पॉलिसी एंड अगर कोई चेंजेस है तो तुमको वेबसाइट के लिंक के साथ तुम्हारे किस में, बोर्ड रिपोर्ट में देना पड़ेगा। अभी यहाँ पर ओके अभी यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, चेयरमैन टू अटेंड जनरल मीटिंग। अभी ऑफ कोर्स चेयरमैन क्यों अटेंड करेगा जनरल मीटिंग, टू आंसर द क्वेरीज ऑफ शेयर होल्डर। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, चेयरपर्सन ऑफ द ईच ऑफ द कमिटी कंस्टिट्यूटेड इन हिज एब्सेंस, अगर वो चाहे या तो वो क्यों, सबसे पहले तो अटेंड क्यों करना है, तो आंसर करने के लिए शेयर होल्डर्स की सारी क्वेरी को। अगर इन हिज एब्सेंस, उसके एब्सेंस में एनी अदर पर्सन ऑफ द कमिटी ऑथोराइज्ड बाय हिम इन हिज बिहाफ शैल अटेंड द जनरल मीटिंग ऑफ द कमिटी। अगर वो एब्सेंट है तो वो कोई पर्सन को या कोई मेंबर को, नॉट अ पर्सन बट अ मेंबर को ऑथराइज कर सकता है उसके बिहाफ पर अटेंड करने के लिए क्या, बोर्ड मीटिंग, सॉरी एनुअल जनरल मीटिंग, सॉरी। ओके अभी यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट क्या है, प्रोविजन। अभी यहाँ पर वापस से सेबी एलओडीआर, अभी आई होप तुमको ये पता है कि सेबी एलओडीआर वाले सारे के सारे प्रोविजन किसके ऊपर एप्लीकेबल है, ओनली एंड ओनली टू द लिस्टेड एंटिटीज। ओके अभी यहाँ पर एनआरसी में क्या बोल रहे हैं वो लोग, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स शैल कंस्टिट्यूट नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन पॉलिसी। उसमें क्या बोल रहे हैं, कमिटी शैल कंप्राइज ऑफ एटलीस्ट 3 डायरेक्टर्स, 3 डायरेक्टर तो उसमें होने ही चाहिए। ऑल डायरेक्टर्स ऑफ कमिटी शैल बी क्या, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स एंड एटलीस्ट 2/3 ऑफ द डायरेक्टर शैल बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। अभी यहाँ से तुमको कंफ्यूजन स्टार्ट हो सकता है, तो इट इज़ ऑलवेज सजेस्टेड टू मेक द चार्ट। क्यों, बिकॉज उससे तुमको इजीली क्या बोलते हैं, याद हो जाएगा। अगेन यहाँ पर जो चेयरपर्सन है, चेयरपर्सन ऑफ द नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमेटी कौन होना चाहिए, वो चेयरपर्सन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो है वो होना चाहिए। अभी यहाँ पर वापस से वो पॉइंट का बात हो रहा है कि चेयरपर्सन भले ही एग्जीक्यूटिव हो या नॉन एग्जीक्यूटिव हो, मे बी अपॉइंटेड एज एन मेंबर ऑफ एन एनआरसी, बट क्या नहीं कर सकता, वो पर्टिकुलर कमिटी को चेयर नहीं कर सकता है। that particular person cannot chair the committee, again an important point, but हम ऑलरेडी ही ऊपर पढ़ के आए हैं ये प्रोविजन को। कोरम अगेन एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पर केस स्टडी एग्जाम में आ सकता है। यहाँ पर क्या बोल रहे, कोरम इज नथिंग बट एन मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स टू बी प्रेजेंट ड्यूरिंग या थ्रू आउट द मीटिंग। यहाँ पर क्या बोल रहे, आइदर 2
or 1/3 of members, whichever is greater, including at least one independent director in attendance. अभी यहाँ पर भी तुमको confusion हो सकता है. यहाँ पर क्या बोल रहा है, एक independent director क्या बोल रहे हैं, होना चाहिए. जब भी हमने ऑडिट कमेटी पढ़ा तभी यहाँ पर क्या था, यहाँ पर भी वही है, 2 मेंबर या 1/3 ऑफ सो एंड सो ग्रेटर एंड एटलीस्ट 2 IDs. यहाँ पर तुमको क्या कंफ्यूजन होने का चांसेस जो है वो है. ऑडिट में 2 है ID, NRC में कितने हैं, एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है. अगेन यहाँ पर जो चेयरपर्सन है, chairperson to be present at the annual general meeting क्यों, just to answer the queries of shareholder. अगेन ऑडिट में कितने मीटिंग थे, 4 मीटिंग थे और उसमें गैप का वो 120 डेज वाला था. यहाँ पर क्या था, एटलीस्ट वंस इन द ईयर एक उनका जो मीटिंग है किसका, NRC का, वो होना चाहिए. ओके अभी नेक्स्ट पॉइंट क्या बता रहे हैं, नेक्स्ट पॉइंट इज रोल ऑफ नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमिटी. यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, फॉर्मुलेशन ऑफ क्राइटेरिया फॉर डिटरमाइनिंग क्या, क्वालिफिकेशंस, positive attributes and independence of a director and recommend to board a director policy related to remuneration of director, KMP and employees. ये तो मैं बोलूँ क्या, अभी हम पढ़ के आए ऊपर वही सेम पॉइंट वापस ये लोग बोल रहे हैं. उसके बाद क्या बोल रहे हैं कि जब भी तुमको कोई इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को अपॉइंट करना है तो जो NRC है उसको क्या करना है, क्या इवेल्युएट करना है, क्या चेक करना है, क्या देखना है, बैलेंस ऑफ स्किल. उसमें वो स्किल होनी चाहिए, उसमें वो नॉलेज भी होना चाहिए, उसके पास वो पर्टिकुलर एक्सपीरियंस भी होना चाहिए. ऑन अ बोर्ड एंड ऑन द बेसिस ऑफ सच इवैल्यूएशन तुम क्या प्रिपेयर करोगे, प्रिपेयर अ डिस्क्रिप्शन ऑफ अ रोल एंड कैपेबिलिटीज रिक्वायर्ड फॉर एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर. ओके तुम चाहे यहाँ पर अभी क्या बोल रहे हैं, अगर NRC चाहिए तो जो कमिटी है वो चाहे तो किसी आउटसाइडर एक्सटर्नल एजेंसी का भी क्या सर्विस के लिए हेल्प ले सकती है. यहाँ पर कंसिडर कैंडिडेट फ्रॉम अ वाइड रेंज ऑफ बैकग्राउंड हैविंग अ ड्यू रिगार्ड्स टू डाइवर्सिटी, या तो कंसिडर द टाइम कमिटमेंट ऑफ कैंडिडेट, मतलब कौन सा पर्सन तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन में कितना टाइम दे सकता है. ओके अभी नेक्स्ट पॉइंट सेकंड क्या बोल रहे हैं, फॉर्मुलेशन ऑफ क्राइटेरिया फॉर इवैल्यूएशन ऑफ अ परफॉर्मेंस ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स. उसके बाद क्या बोल रहे हैं, पॉलिसी और डाइवर्सिंग अ पॉलिसी ऑन डाइवर्सिटी ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. उसके बाद identifying person who are qualified to become a director and who may appoint in a senior management in accordance with the criteria laid down and recommend to board of directors their appointment and removal. और उसके बाद क्या बोल रहे हैं, whether to extend or continue the term of independent director on the basis of report of performance evaluation by independent directors. यहाँ पर इफ़ यू रिमेंबर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो है वो 2 टेन्योर्स के लिए अपॉइंट हो सकता है. ईच टेन्योर should be of 5 years. After the completion of 2 tenures there has to be a compulsory cooling period of 3 years. तो अभी यहाँ पर अगर उसका 5 साल का एक टेन्योर ख़त्म हो चुका है तो अभी पर्टिकुलर वही पर्सन को एक और टेन्योर के लिए अपॉइंट करना है या उसको अभी निकाल देना है और दूसरे कोई पर्सन को रखना है, वेदर टू एक्सटेंड और टू कंटिन्यू. उसके बाद क्या बोल रहे हैं, रेकमेंड टू बोर्ड ऑल रेम्यूनरेशन इन व्हाटएवर फॉर्म पेएबल टू सीनियर मैनेजमेंट. यहाँ पर तुम्हारा NRC जो है वो भी ख़त्म होता है. थर्ड वाला कमिटी जो है वो क्या है, स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमिटी है. अभी स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमिटी कब एप्लीकेबल होगा तुम्हारे कंपनी पर, तभी एप्लीकेबल होगा व्हेन द मोर देन 1000 शेयर होल्डर्स या तो डिबेंचर होल्डर्स या तो डिपॉजिटर होल्डर्स ऑफ एनी अदर सिक्योरिटी होल्डर एट एनी टाइम ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर शैल कंस्टिट्यूट अ SRC. Important thing is
मोर देन 1000, 1000 को तुम काउंट करोगे नहीं, तुम 1001 से अपनी काउंटिंग की क्या करोगे, शुरुआत करोगे। यहाँ पर क्या बोला है, चेयरपर्सन हु शैल बी नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड सच अदर मेंबर एज मे बी डिसाइडेड बाय बोर्ड। अभी यहाँ पर रिजॉल्विंग द ग्रीवेंस, ये अगर तुमको याद रहेगा तो हमने एक इक्विटी रेटिंग्स का वेबसाइट देखा था, ग्रीवेंस के रिलेटेड उन लोग का एक अलग से वेबसाइट पर ही एक अलग से पूरा पेज था, वो ग्रीवेंस पे उन लोग ने एक ईमेल आईडी भी दिया था। यहाँ पर वो किसका काम है, स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी का काम है। क्या काम है कि लोगों का अगर कुछ ग्रीवेंस है, ग्रीवेंस किसका हो सकता है, सिक्योरिटी होल्डर्स का हो सकता है, डिपॉजिट होल्डर्स का हो सकता है, शेयर होल्डर्स का ग्रीवेंस, ग्रीवेंस आर नथिंग बट एन इश्यूज, तो उसका काम है स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी का क्या, रिजॉल्व करना ग्रीवेंस को। उसके बाद यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, चेयरमैन टू अटेंड द जनरल मीटिंग, जो चेयरपर्सन है किसका, स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी का, वो क्या करेगा, और इन हिज एब्सेंस एनी अदर मेंबर या तो कमिटी ऑथराइज बाय हिम शैल अटेंड द जनरल मीटिंग ऑफ द कमिटी, उनको जनरल मीटिंग ऑफ द कमिटी अटेंड करना है। यू कैन स्किप दिस पेनल्टी वाला पॉइंट, कोई क्वेश्चन यहाँ से नहीं आ सकता। अभी यहाँ पर ऊपर वाले जो सारे पॉइंट्स थे वो सारे पॉइंट्स किसके रिलेटेड थे, कंपनीज एक्ट के रिलेटेड थे। अभी पॉइंट्स वापस से आ रहे हैं सेबी एलओडीआर के। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, लिस्टेड एंटिटी शैल कंस्टिट्यूट अ स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमिटी टू स्पेसिफिकली लुक इनटू वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर, डिबेंचर होल्डर एंड अदर सिक्योरिटी होल्डर्स। जो चेयरपर्सन ऑफ द कमिटी है वो कैसा रहेगा, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रहेगा। अभी कंपोजिशन में वो लोग क्या बोल रहे हैं, एटलीस्ट 3 directors with at least 1 being independent director shall be member of the committee, and in case of a listed entity जहाँ पर क्या है, outstanding SR है, जो 2/3 of कमिटी के मेंबर्स है shall comprise of इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, उसमें 2/3 ऑफ द लोग क्या रहेंगे, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो है वो रहेंगे। यहाँ पर चेयरपर्सन टू बी प्रेजेंट एट द एनुअल जनरल मीटिंग, क्या बोल रहे हैं, जो चेयरपर्सन है वो एनुअल जनरल मीटिंग में प्रेजेंट रहेगा। क्यों प्रेजेंट रहेगा, टू आंसर द क्वेरीज ऑफ सिक्योरिटी होल्डर। अगेन नंबर ऑफ मीटिंग्स कितने होंगे स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमिटी के, शैल बी एटलीस्ट वंस इन द ईयर। एनआरसी स्टेक होल्डर का वंस इन द ईयर ही है और ऑडिट का 4, और वो गैप वाला 120 डेज, एग्जैक्टली सेम एज कंपनीज एक्ट। अभी इनका क्या काम है, इनका रोल क्या है स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी का, तो इनका काम क्या है, रिजॉल्विंग द ग्रीवेंसेस, किसके ग्रीवेंसेस, सिक्योरिटी होल्डर्स के ग्रीवेंस। ग्रीवेंस किसके रिलेटेड हो सकते हैं, तो ट्रांसफ़र या ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स के रिलेटेड हो सकते हैं, नॉन रिसीट ऑफ एनुअल रिपोर्ट्स किसके हो सकते हैं, नॉन रिसीट ऑफ डिक्लेयर्ड डिविडेंड के हो सकते हैं, इशू ऑफ न्यू या डुप्लीकेट सर्टिफिकेट। इफ़ यू रिमेंबर मैंने तुमको ओरिजिनल शेयर सर्टिफिकेट्स भी दिखाया था और रेगुलर लेक्चर में, जनरल मीटिंग्स अगर कुछ उसके रिलेटेड है तो। सेकंड क्या बोल रहे हैं, रिव्यू ऑफ मेजर टेकन फॉर इफेक्टिव एक्सरसाइज ऑफ वोटिंग राइट बाय शेयर होल्डर। थर्ड क्या बोल रहे हैं कि वेरियस सर्विसेज बीइंग रेंडर्ड बाय किसका, शेयर ट्रांसफर एजेंट। रेगुलेशन नंबर 7 ऑफ सेबी एलओडीआर, अगर तुमको याद रहेगा कैटेगरी 2, मोर देन 1 लाख, लेस देन 1 लाख, वो वाले प्रोविजंस है। उसके बाद फोर्थ वाला पॉइंट क्या बोल रहा है, रिव्यू ऑफ वेरियस मेजर्स एंड इनिशिएटिव्स टेकन बाय लिस्टेड एंटिटी। इनिशिएटिव्स किसके लिए, रिड्यूसिंग द क्वांटम ऑफ अनक्लेम्ड डिविडेंड। अगर कोई अनक्लेम्ड डिविडेंड है तो तुमने क्या इनिशिएटिव्स लिया है उसको कम करने के लिए। एंश्योरिंग टाइमली रिसीट ऑफ व्हाट, तुम्हारे डिविडेंड वॉरेंट्स, तुम्हारे एनुअल रिपोर्ट्स, तुम्हारे स्टैट्यूटरी नोटिसेस बाय द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी। अगेन
ये यहाँ पर तुम्हारा क्या स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमिटी जो है वो ख़त्म होता है। अभी नेक्स्ट वाला कमिटी इज़ रिस्क मैनेजमेंट कमिटी। अभी यहाँ पर रिस्क मैनेजमेंट कमिटी में वापस हम पढ़ रहे हैं सेबी LODR रेगुलेशंस 2015। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रिस्क मैनेजमेंट कमिटी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है शैल कंस्टिट्यूट अ रिस्क मैनेजमेंट कमिटी। अभी यहाँ पर नंबर ऑफ मेंबर्स, रिस्क मैनेजमेंट कमेटी में कितने नंबर ऑफ मेंबर्स होने चाहिए, तो क्या बोल रहे हैं, मिनिमम 3 मेंबर्स होने चाहिए विथ मेजॉरिटी ऑफ देम बीइंग मेंबर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। मेजॉरिटी ऑफ लोग क्या चाहिए, मेजॉरिटी ऑफ लोग तुम्हारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के ही क्या होने चाहिए, मेंबर होने चाहिए। उसमें से एटलीस्ट 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एंड इन केस इक्विटी शेयर, जहाँ पर SR इक्विटी शेयर्स है, एटलीस्ट 2/3 ऑफ रिस्क मैनेजमेंट कमिटी किसका होना चाहिए, ID। उसमें रिस्क मैनेजमेंट कमेटी में एटलीस्ट 2/3 ऑफ लोग क्या होने चाहिए, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो है वो होने चाहिए। अभी वाई आई हैव हाईलाइटेड दिस इन ब्लू, अगर तुम देखोगे तो हमने जो 3 कमिटीज़ पढ़ी वहाँ पर कहीं भी मेजॉरिटी ऑफ देम बीइंग मेंबर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ये प्रोविजन नहीं था। अगेन एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट, दिस कैन बी आस्क्ड एज एन केस स्टडी। ओके, यहाँ पर ये तुमको केस स्टडी में आ सकता है। ओके, अभी यहाँ पर चेयरपर्सन ऑफ रिस्क मैनेजमेंट कमिटी, यहाँ पर क्या बोला है, चेयरपर्सन ऑफ द रिस्क मैनेजमेंट कमिटी शैल बी द मेंबर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अगेन क्या होना चाहिए, मेंबर होना चाहिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का। एंड वापस से बोला है, एंड senior executive of listed entity may be a member of committee. Listed entity may be member of the committee. यहाँ पर मीटिंग कितने होने चाहिए, अगेन एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इट कैन बी आस्क्ड इन द केस स्टडी। यहाँ पर क्या बोला है, ट्वाइस इन द ईयर तुमको मिलना है। यहाँ पर दिस कैन बी आस्क्ड एज एन केस स्टडी। ओके, कोरम इज नथिंग बट मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स जो प्रेजेंट होने चाहिए किसमें, तुम्हारे मीटिंग में, किसकी मीटिंग में, कमिटी मीटिंग में। यहाँ पर क्या बोला है, अगेन 2 बोला है, 1/3 बोला है, विच एवर इज हायर, ये वाला सेम ही है। अगेन डिफरेंस क्या है, इंक्लूडिंग एटलीस्ट 1 मेंबर ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इन अटेंडेंस। अभी ऊपर हमने क्या पढ़ा था, ऑडिट में हमने पढ़ा था कि 2 IDs चाहिए, NRC में हमने क्या पढ़ा था कि 1 ID चाहिए। यहाँ पर रिस्क मैनेजमेंट में क्या बोल रहे हैं कि 2 मेंबर्स या तो 1/3 ऑफ मेंबर्स, उसमें से विच एवर इज हायर, और इंक्लूडिंग एटलीस्ट 1 मेंबर जो है किसका, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का, वो किस में होना चाहिए, तुम्हारे अटेंडेंस में, मतलब तुम्हारी मीटिंग में वो होना चाहिए। अभी गैप बिटवीन 2 मीटिंग्स, अभी यहाँ पर रिसेंटली तुम्हारे सप्लीमेंट में ये चेंज आ गया है, ये 180 डेज को कट करके तुमको करना है 210 डेज। 180 डेज को कट करके तुमको क्या करना है, 210 डेज। प्लीज मार्क दिस प्रोविजन एज एन इम्पॉर्टेंट, इट कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जाम एज एन केस स्टडी। वाई, बिकॉज इंस्टीट्यूट हैज रिसेंटली मेड दिस एज एन अमेंडमेंट। ओके, एंड नेक्स्ट पॉइंट इज बोर्ड टू डिसाइड रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। यहाँ पर नॉर्मल पॉइंट है, तुमको रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ये करना है, डिफाइन करना है। उसके बाद तुमको डेलीगेट मॉनिटरिंग एंड रिव्यूइंग वगैरह करना है। अगेन द इम्पॉर्टेंट पॉइंट विच कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जाम इज दिस एप्लीकेबिलिटी। ओके, शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज कि ये जो रिस्क मैनेजमेंट कमेटी है ये किसके ऊपर एप्लीकेबल है, टॉप 1000 लिस्टेड एंटिटी कौन से बेस पर, मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेस पर, एट द एंड ऑफ इमीडिएट प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर, एंड यहाँ पर एंड
a high value debt listed entity. Why I have highlighted this and मतलब कि दोनों conditions जो है वो क्या होने चाहिए, फुलफिल होने चाहिए. ये टॉप 1000 में बट आ रहे हो तुम, बट ये हाई वैल्यू डेट लिस्टेड एंटिटी नहीं है, तो क्या ये एप्लीकेबिलिटी तुम पे लगेगी? एब्सोल्युटली नहीं. दोनों कंडीशंस क्या होने चाहिए, फुलफिल होने चाहिए. ओके, अभी यहाँ पर इसका ऑडिट का ये रिस्क मैनेजमेंट कमेटी का रोल क्या होगा, इसको फॉर्म्युलेट करना है. क्या फॉर्म्युलेट करना है? फ्रेमवर्क फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ व्हाट इंटरनल एंड एक्सटर्नल रिस्क फेस्ड बाय तुम्हारी जो भी एंटिटी, बाय ए लिस्टेड एंटिटी, इंक्लूडिंग व्हाट फाइनेंशियल, ऑपरेशन, सेक्टोरल, सस्टेनेबिलिटी, इंफॉर्मेशन, साइबर सिक्योरिटी और एनी अदर रिस्क एज मे बी डिटरमाइंड बाय द कमिटी. उसके बाद सेकेंड पॉइंट क्या है? मेजर्स फॉर रिस्क मिटिगेशन. मिटिगेशन इज नथिंग बट टू रिड्यूस. क्या तुमने मेजर्स, क्या तुमने प्रिवेंशन किया टू रिड्यूस द पर्टिकुलर टाइप ऑफ रिस्क. थर्ड इज बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान. इफ यू रिमेंबर हम लोग ने रेगुलर लेक्चर में RIL एंड टाटा का बिजनेस कंटिन्यूटी वाला एग्जाम्पल लिया था. नेक्स्ट में टू एंश्योर appropriate methodology, process and system are in place to monitor and evaluate risk associated with the business of the company. Third, monitor, oversee करना क्या, implementations of risk management policy including evaluating adequacy of risk management system. यहाँ पर periodically review करना क्या, तुम्हारे risk management के policy को at least in a 2 years, including by considering the changing industry dynamic and involving complexity. फिफ्थ पॉइंट क्या बोल रहा है कि to keep the board of directors informed about what nature and context of discussions, recommendations and actions to be taken. उसके बाद appointment, renewal, term of remuneration किसका? चीफ रिस्क ऑफिसर का, CRO का, जो हमने ऑलरेडी चैप्टर नंबर 18 में पढ़ा है. अगर तुमको कंसेप्ट नहीं याद आ रहा है तो जब हम रिवाइज करेंगे तो याद आ जाएगा. सब्जेक्ट टू रिव्यू बाय रिस्क मैनेजमेंट कमिटी. सब्जेक्ट टू तुम उसको रिव्यू करोगे. अभी यहाँ पर एज आई सेड कि अगर तुम मॉड्यूल से पढ़ रहे हो तो तुमको 5 कमिटीज़ वहाँ पर दिखेंगी. एक है तुम्हारी ऑडिट कमेटी, दूसरी है तुम्हारी NRC, third one is stakeholder relationship committee, fourth is risk management committee एंड फिफ्थ वन इज़ CSR. अभी ये जो CSR है ये हम फिलहाल अभी यहाँ पर कवर नहीं कर रहे हैं. क्यों हम यहाँ पर कवर नहीं कर रहे हैं? बिकॉज इसमें चैप्टर नंबर 14 तुम्हारे सिलेबस में चैप्टर नंबर 14 जो है वो CSR के बारे में ही बात कर रहा है और वहाँ पर हम इन डिटेल इसके बारे में डिस्कशन करेंगे. ये 4 कमिटीज़ आई होप तुमको एब्सोल्युटली क्लियर होगा. ये क्विक रिकैप है. अभी जो भी सारे JKSE के स्टूडेंट्स हैं, फॉर ऑल JKSE स्टूडेंट्स, तुम लोग ने ये क्वेश्चन जो मैं प्रैक्टिस करवा रही हूँ वो ऑलरेडी तुमने क्या किया है, तुमने प्रैक्टिस क्या बोलते हैं कर लिया है. ओके, बट फॉर ऑल दोज नॉन JKSE स्टूडेंट हम लोग अभी ये देखेंगे कि तुमको एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे बन सकता है. जो JKSE के स्टूडेंट्स हैं सारे के सारे लोगों ने ये क्वेश्चंस तुमने सॉल्व किया है. दिस इज़ फॉर दोज स्टूडेंट्स जिन्होंने या तो JKSE से पढ़ाई नहीं की है या तो वो लोग ने सेल्फ स्टडी वगैरह किया है. तो लेट अस अंडरस्टैंड कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे बन सकता है. ये क्वेश्चन मैंने प्रिपेयर किया है जस्ट टू मेक श्योर, जस्ट टू अंडरस्टैंड कि एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन आएगा और तुमको कैसे अटेम्प्ट करना है, कौन से चीज़ों पर तुमको फोकस करना है. ओके, दिस इज एन क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस. ओके, अभी यहाँ पर एक कंपनी है जिसका नाम है इक्विटी रेटिंग्स एंड रिसर्च लिमिटेड. ये कंपनी क्या है? ये एक
क्रेडिट रेटिंग कंपनी है, क्रेडिट रेटिंग कंपनी ये एक क्रेडिट रेटिंग कंपनी है। ओके, अभी ये कंपनी जो है ये क्या है, ये एक अनलिस्टेड कंपनी है। ओके, अनलिस्टेड कंपनी है। अभी यहाँ पर कंपनी हैज डिसाइडेड टू अपॉइंट एन इंडिपेंडेंट ऑडिटर, सॉरी इंटरनल ऑडिटर। एक क्या कंपनी अपॉइंट कर सकती है इंटरनल ऑडिटर को? एब्सोल्युटली यस। तुमको अगर खुद से करना है तुम खुद से कर सकते हो। अगर तुम 138 और सेक्शन 138 ऑफ कंपनीज एक्ट का लिमिट जो है उसको ट्रिगर करते हो तो तुमको लॉ ही बोलता है कि तुमको करना ही पड़ेगा। अभी इन लोग ने क्या सोचा, हमको इंटरनल ऑडिटर जो है उसको अपॉइंट करना है। इंटरनल ऑडिटर वॉज अपॉइंटेड, इंटरनल ऑडिटर was also appointed। इंटरनल ऑडिटर को अपॉइंट करना है, यस करना है, उसको अपॉइंट भी कर दिया था। अभी आगे क्या बोल रहे हैं, ड्यूरिंग द इंटरनल ऑडिट, ड्यूरिंग द इंटरनल ऑडिट, इंटरनल auditor has raised a question with subject to सेक्शन 177। इंटरनल ऑडिटर ने क्या किया है, सेक्शन 177 के अगेंस्ट कुछ क्वेश्चंस रेज किया है। अभी इंटरनल ऑडिटर क्या बोल रहा है कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 177 ऑडिट कमिटी शैल मीट एटलीस्ट 4 times in a year, 4 times in a year, okay, 4 times in a year, and okay, and a gap between 2 meetings shall not exceed 120 days। ओके, अभी यही प्रोविजन हमने पढ़ा था। इंटरनल ऑडिटर भी क्या बोल रहा है कि अकॉर्डिंग टू इंटरनल ऑडिटर ये जो सेक्शन 177 है वो क्या बोल रहा है कि साल में तुमको 4 ऑडिट कमिटी की मीटिंग्स रखनी है इन अ ईयर, एंड जो गैप है वो गैप बिटवीन 2 मीटिंग्स जो है वो एक्सीड नहीं होना चाहिए, शैल नॉट एक्सीड 120 डेज। ओके, ये क्या बोल रहा है, ये इंटरनल ऑडिटर बोल रहा है। एंड यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि एज पर सेक्शन, एज पर द प्रोविजंस, एज पर द प्रोविजंस ऑफ ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, equity ratings, equity ratings and Research Limited has violated or not in the non-compliance of section 177 of Companies Act 2013. Okay, as a company secretary,
एज अ कंपनी सेक्रेटरी एडवाइस, तुमको एडवाइस क्या करना है, वेदर इंटरनल ऑडिटर इज करेक्ट और नॉट. This is the question which is asked to you as an company secretary. Okay. अभी I suggest is कि अभी आप ये वीडियो को यहाँ पर पॉज करो, आप ये क्वेश्चन को रीड आउट करो और आप खुद पहले तो ट्राई करो इसको सॉल्व करने का. ओके. अभी मैं तुमको एक्सप्लेनेशन देती हूँ, ठीक है. अभी यहाँ पर सबसे पहला फैक्ट क्या है कि ये जो एक्विटी रेटिंग्स एंड रिसर्च नाम की जो कंपनी है, ठीक है, ये पर्टिकुलर कंपनी जो है, ये पर्टिकुलर कंपनी जो है ये क्या है, ये पर्टिकुलर नाम की जो कंपनी है ये सबसे पहले तो क्या है, अनलिस्टेड कंपनी है. ये अनलिस्टेड कंपनी मतलब इसके ऊपर क्या अप्लाई होगा, कंपनीज एक्ट अप्लाई होगा. क्या इसके ऊपर सेबी एलओडीआर अप्लाई होगा, एब्सोल्युटली नो. सेबी एलओडीआर उसी के ऊपर अप्लाई होता है जो क्या है, लिस्टेड एंटिटी है. अभी ये हमने ये वाला पॉइंट पढ़ा था यहाँ पर, ये पॉइंट हमने पढ़ा था, बट हमने ये पॉइंट कहाँ पर पढ़ा है, हमने ये पॉइंट रेगुलेशन, सेबी रेगुलेशन, सेबी एलओडीआर के रेगुलेशंस पे पढ़ा है. तो मुझे एक बात बताओ, अभी कंपनी अनलिस्टेड है तो क्या सेबी एलओडीआर के प्रोविजंस इस पर लगेंगे, एब्सोल्युटली नहीं. तो क्या एक्विटी रेटिंग्स एंड रिसर्च ने कोई नॉन कंप्लायंस किया है, नो नॉन कंप्लायंस, नो नॉन कंप्लायंस of section 177 of Companies Act 2013. ओके. एक और क्वेश्चन तुमको पूछा है, क्या इंटरनल ऑडिटर का कंटेंशन सही है, एब्सोल्युटली नो. कंटेंशन ऑफ इंटरनल ऑडिटर इज इनकरेक्ट. क्यों इनकरेक्ट है, बिकॉज कंपनी क्या है, कंपनी इज अ अनलिस्टेड कंपनी, इज एन अनलिस्टेड कंपनी. समझा. अभी यहाँ पर यह तो मैंने तुमको ऐसे ही बताया. अभी तुमको फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोविजंस, ठीक है, प्रोविजंस में तुमको क्या लिखना है, तुमको सेक्शन 177 जो है, मतलब तुमको सबसे पहला पॉइंट तुम्हारा क्या रहेगा, सबसे पहला पॉइंट तुम्हारा होगा ये, एवरी लिस्टेड एंटिटी सारा, ये दिस पॉइंट विल बी द फर्स्ट पॉइंट ऑफ योर आंसर. ओके. उसके बाद सेकेंड पॉइंट विल बी दिस पॉइंट, मतलब सेकेंड पॉइंट में तुम क्या बोलोगे, एज पर सेबी एलओडीआर के सो एंड सो प्रोविजंस, दिस पॉइंट विल बी योर सेकेंड पॉइंट. ओके. दिस पॉइंट कैन बी योर थर्ड पॉइंट, यू कैन राइट दिस पॉइंट एज एन फोर्थ पॉइंट. उसके बाद तुम चाहो तो ये रोल ऑफ ऑडिट कमेटी में से कौन से भी 2-3 पॉइंटर्स लिख सकते हो, तो तुम्हारा 5 मार्क का प्रोविजन जो है वो बन जाएगा. और कंक्लूजन में तुमको लिखना है, आई एज अ कंपनी सेक्रेटरी एडवाइज एज अ फॉलो. क्या, सबसे पहले तो कोई नॉन कंप्लायंस नहीं है, किसका, सेक्शन नंबर 177 सबसेक्शन 1 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 का. एंड नेक्स्ट वन क्या है, कंटेंशन ऑफ इंटरनल ऑडिटर जो है वो क्या है, एब्सोल्युटली गलत है. क्यों गलत है, बिकॉज वो जो पर्टिकुलर कंपनी है वो क्या है, वो एक अनलिस्टेड कंपनी है. और ये जो 120 डेज वाला या ये जो 4 टाइम्स वाला प्रोविज़न है, ये किसके ऊपर एप्लीकेबल है, ये लिस्टेड एंटिटीज़
पर एप्लीकेबल है, और क्वेश्चन में क्लियरली बोल दिया है फर्स्ट लाइन में कि दैट पर्टिकुलर company is an unlisted company. This answer is for all those students जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, या फॉर ऑल दो स्टूडेंट्स जिन्होंने JKSE से अपना जो कोर्स है वो नहीं किया है CS प्रोफेशनल का. आई होप तुमको समझा होगा कि तुमको सिर्फ ऐसे ऊपर ऊपर से नहीं पढ़ना है कि हाँ 4 मीटिंग, हाँ 1 मीटिंग, हाँ रिस्क मैनेजमेंट में 2 मीटिंग था, हाँ यहाँ पर मेजॉरिटी ऐसे था. तुमको पूरा ध्यान से पढ़ना है कि कहाँ पर कौन सा प्रोविज़न जो है वो कंपनीज एक्ट में है, और कौन सा प्रोविज़न जो है किस में है, सेबी LODR में है, कौन सा प्रोविज़न कहाँ पर तुमको यूज़ करना है. आई होप विद दिस क्वेश्चन तुमको एक आइडिया आया होगा कि एग्ज़ाम में कितना कैसे क्वेश्चंस आएगा. अगेन यहाँ पर ये टोटली पॉइंट सब इरिलेवेंट थे. जैसे कि कंपनी ने डिसाइड किया है इंटरनल ऑडिटर को अपॉइंट करना, तुम्हारा क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं था. इंटरनल ऑडिटर जो है वो अपॉइंट हो गया है, ये भी कोई लेना देना नहीं था. मतलब 3-4 लाइंस तुम्हारे इंस्टीट्यूट के क्वेश्चन पेपर में भी ऐसे होंगे जो मिर्च मसाला है, दैट इज़ नथिंग बट जो तुम्हारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से रिलेवेंस नहीं है, उससे तुम्हारा कोई कंक्लूजन जो है वो डिराइव होने वाला नहीं है. आई होप तुम्हारे यहाँ पर चैप्टर नंबर 5 का बहुत अच्छा रिवीजन हो गया होगा. प्लस इट्स एन रैपिड रिवीजन टाइप ऑफ, प्लस जो नॉन JKSE स्टूडेंट्स हैं मैंने उनके लिए आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी क्या बोलते हैं वो करवाया है. एंड श्योर शॉट ये 10 मार्क्स इज़ फॉर ऑन द बेसिस ऑफ तुम्हारा जून का पेपर, जून 24 का पेपर. बट एक 5 मार्क का कंपलसरी क्वेश्चन ये चैप्टर से आएगा. ओके, आई होप ये चैप्टर तुमको बहुत ज़्यादा क्लियर है. आई होप तुमको आंसर बहुत अच्छे तरीके से समझा है. ओके, थैंक यू सो मच.